जी स्टूडेंट्स, तो पीरियोडिक ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियाई था। तो कुछ डिटेल्स वगैरह चेक करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो ये वही चीज़ें हैं कि हमें पता होना चाहिए कि लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में क्या चेंजेस आ रही हैं और टॉप से बॉटम पीरियोडिक टेबल में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो पॉइंट 2 देखें, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम और इन जनरल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट डाउन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट। और हम इस असाइनमेंट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ और उसके बाद कुछ मैंने आपसे कहा था हम डिटेल करेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की भी आगे टाइप्स होती हैं। क्या बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल्स के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन निकालना जिसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप बहुत वीक है, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और यहाँ भी एक बात क्लियर करता चलूँ कि जस्ट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उन्हें इतनी आसानी से लूज़ नहीं कर सकते। यू कैन से उसके लिए हमें बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है और उससे ऐसा भी हो सकता है कि वो एटम अपना स्ट्रक्चर ही लूज़ कर जाए, यानी वो एटम किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसलिए जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। लेकिन आपको पता है ग्रुप नंबर 1 में तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अब ग्रुप नंबर 2 हो गया, उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 3 हुआ, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब उनके लिए फिर आयोनाइजेशन एनर्जी को नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप वैलेंस शेल से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालें, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाएं, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि जूँ जूँ नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज आती जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। और इसका रीज़न क्या है, चेक करें। एटम न्यूट्रल होता है, इट मीन्स उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस की ग्रिप बैलेंस है। तो जब आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यानी जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो बाकी क्या बचता है, उसके अंदर एक प्रोटॉन इजाफी हो जाता है। यानी क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल हुई, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो एक प्रोटॉन बच जाएगा। अब खुद सोचें, प्रोटॉन बच रहा है, इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें पहले से डबल या ट्रिपल अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर उसकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो गई है। मैं अक्सर क्लास में स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो खेल रहा है, उसके पास 3-4 खिलौने हैं। ठीक है, आप चुपके से जाते हैं, आप उससे एक खिलौना छीन लेते हैं, तो आपको बड़ी कम एफर्ट करनी पड़ेगी और वो भी इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो एटम के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप उस बच्चे से दूसरा खिलौना छीनेंगे तो अब वो ज़रा एक्टिव हो जाएगा, तो अब वो रो सकता है, रजिस्ट कर सकता है। और अगर उसके पास टोटल 3 है, आपने 2 छीन लिए, तो आपको पता होगा तीसरा जब आप खिलौना उससे छीनेंगी तो वो बच्चा भी खिलौने के साथ घसीटता आपकी तरफ आएगा। मीन उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो जस्ट ये एग्जांपल है, यहाँ आप चेक करें। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्योंकि इक्वल है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो रिमेनिंग पे ग्रिप स्ट्रांग होगी, इसलिए सेकंड एनर्जी फर्स्ट से हाई होगी, थर्ड सेकंड से हाई होगी, अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एलुमिनियम की एग्जांपल है, तो चेक करें, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 580, लेकिन जब Al पॉजिटिव से दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाया तो चेक करें एनर्जी 1815 किलो जूल पर मोल, यानी यू कैन से ये ट्रिपल से भी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हो गई है। और रीज़न आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट यूनिट्स क्या हैं, 2 यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल। और ये रिलेशनशिप है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने किलो जूल पर मोल होते हैं। अब इसका ट्रेंड देखें, वैल्यू ऑफ ईच आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज विद ईच रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। यानी वही बात कि सक्सेसिव सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से हाई, थर्ड सेकंड से हाई। क्यों? सिंस द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस and will require more energy for removal of electron from more positive charge। और दूसरा फैक्टर देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी मैयर हाउ टाइटली हाउ लफ्ज़ है, हाउ टाइटली इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू एटम। लो एनर्जी इंडिकेट ईज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा। यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी हाई चाहिए होगी इट मीन उतनी ग्रिप न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके से जितनी कम एनर्जी चाहिए होगी ग्रिप कमज़ोर है। जी, ये वो वेरियस फैक्टर्स हैं। मैं यहाँ कुछ वेरियस फैक्टर्स बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं तो आप उसको रीड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट फैक्टर, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यू कैन से प्रोटॉन चार्ज।
या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो ट्रेंड आई थिंक आप बता सकते हैं कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस की ग्रिप अपने इलेक्ट्रॉन्स पे उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्ट्रॉन्ग ग्रिप का क्या मतलब होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो डेफिनेटली जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। साइज़ इन्वर्स, यू कैन से इन्वर्स रिलेशन, जब साइज़ बड़ा होगा न्यूक्लियस की ग्रिप कमज़ोर होगी तो आयोनाइजेशन कम होगी, और इसी तरीके से जब साइज़ छोटा होगा न्यूक्लियस की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी और आयोनाइजेशन बढ़ेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यू कैन से शेल्स नंबर, यानी अगर फॉर एग्जांपल 1s है तो ये साइज़ में छोटा है, 2s साइज़ में बड़ा है, तो डेफिनेटली ये भी साइज़ से रिलेट कर सकती हैं। सिमिलरली 2p और 3p में से 2p साइज़ में छोटा है, 3p साइज़ में बड़ा है, तो वही बात, जितना एटम साइज़ में छोटा होगा न्यूक्लियस की ग्रिप उतनी स्ट्रांग होगी, आयोनाइजेशन उतनी हाई होगी। शील्डिंग इफेक्ट, ये भी आपको बताया, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के ऊपर वीक हो जानी है अट्रैक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा का मतलब है पुअर अट्रैक्शन, और पुअर अट्रैक्शन का क्या मतलब होगा कि हमें कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड, ये वो जो ट्रेंड था, इसको मैं रीड भी करूँगा। ये ट्रेंड मैं आपको बता रहा था कि लेफ़्ट से राइट अब अगर साइज़ है फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ हो रहा है तो आयोनाइजेशन डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आएगी। आगे एक दो क्वेश्चन भी मैंने रेज़ किया है कि जो एलिमेंट पहले आ रहा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बाद वाले की ज़्यादा होनी चाहिए पीरियड में, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो हैं पहले लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ फैक्टर होगा हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड का। तो यहाँ एक बात याद रखनी है, हाफ फील्ड मीन जिसके अंदर या जिस सब शेल के अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एस की 2 कैपेसिटी है तो 1 इलेक्ट्रॉन वो हाफ फील्ड है। पी की 6 कैपेसिटी है, जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाफ फील्ड होगा। डी की कैपेसिटी 10 है, जब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाफ फील्ड होगा। सिमिलरली कम्प्लीटली फील्ड, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब है इनके न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो ये एक ट्रेंड बड़ा है। इसी बेस पे आपने काफ़ी सारे अगर ये क्वेश्चन आए कि लेफ़्ट से राइट आयोनाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है लेकिन इस एलिमेंट की क्यों नहीं हुई, तो वहाँ आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और वहाँ आपने फैक्टर बता देना कि क्योंकि इसमें हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस वजह से ये फैक्टर आ रहा है। नेचर ऑफ आर्बिटाल, कि आर्बिटाल की नेचर क्या है, वो एस है, वो पी है, वो डी है या एफ है, तो शेप के ऊपर बेस करता है। फॉर एग्जांपल एस है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, पी की उससे कम, डी की उससे कम, एफ की सबसे कम। और इसके बाद लास्ट है एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कितना है। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, और उस सूरत में क्या होगा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो चेक करें, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव। क्यों, वही फैक्टर आपको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा प्रोटॉन्स उतने बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे उतनी न्यूक्लियस की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी और आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी। तो ट्रेंड देख लें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अटामिक साइजेज इन इनवर्स रिलेशन बताया था, तो यही लिखा हुआ है, ग्रेटर इज़ द अटामिक साइज ऑफ एन एटम मोर फार इज़ द आउटर मोस्ट शेल, यानी जितना साइज़ बड़ा आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से उतना दूर, फिर क्या होगा एंड हैंस लेसर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्साइटेड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की उसके ऊपर ग्रिप कमज़ोर होगी और हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। और फाइनल ट्रेंड, हायर द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम लोअर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद आता है क्वांटम नंबर, यू कैन से शेल नंबर उसका क्या है। तो इसमें भी सेम बात, जो शेल अगला आता जाएगा वो न्यूक्लियस से डेफिनेटली दूर होता जाएगा। जब न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा न्यूक्लियस की ग्रिप कमज़ोर होगी, जब न्यूक्लियस की ग्रिप वीक होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ एन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फार्दर अवे दिस इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड लेसर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्साइटेड बाय न्यूक्लियस, सो लेसर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी यू कैन से इनवर्स, जो शेल नंबर बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन कम होती जाएगी। बाकी ये रीड कर लीजिए। इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट, इसका भी मैंने डिटेल से थोड़ा बताया कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब पुअर अट्रैक्शन। तो
शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ेगा? व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट? न्यूक्लियस की ग्रिप का कमज़ोर होना दरमियानी इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने का मतलब पुअर अट्रैक्शन, और पुअर अट्रैक्शन का मतलब होगा लेसर आयोनाइजेशन। तो चेक करें, मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट वर्किंग ऑन द वैलेंस शेल विल बी इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन इंक्रीज। ये थोड़ा सा रॉन्ग है, सॉरी, इसको सेट कर लीजिएगा कि अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। यहाँ थोड़ा सा एरर है। इस पॉइंट पे डिक्रीज है। फिर आया हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड। इसको भी मैंने डिटेल बताई। कहता है अकॉर्डिंग टू हुंड, ये कुछ रूल्स है जो इंटर में आपने पढ़े थे। हुंड्स रूल, हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, हैंस मोर एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया हाफ फील्ड भी ज़्यादा स्टेबल, कम्प्लीटली फील्ड भी ज़्यादा स्टेबल, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बाकियों की निस्बत। The ionization potential of an atom having half filled or completely filled orbital in its electronic configuration is relatively higher than expected normal from its position in periodic table. इसके बाद नेचर ऑफ ऑर्बिटल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स की डिफरेंट नेचर्स हैं, नेचर्स की बेस पे भी डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव आल्सो इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल और रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक ऑर्डर है जो आपको दिया गया, NS की लेस है, फिर NP की, फिर ND की और NF की। दिस ऑर्डर क्लियरली शोज दैट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्राम F ऑर्बिटल विल बी ईजीएस्ट वाइल टू रिमूव द सेम फ्राम S। मैंने आपको ये आगे बताया था कि जो S है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर P की, फिर D की, फिर F की। इसका रीज़न क्या है? मैंने आपको कुछ तस्वीरें भेजी थी इंटरमीडिएट की बुक्स पे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, S स्फेरिकल है, बिल्कुल गोल है, तो इसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। P डम्बल शेप है, इसकी ओवरलैपिंग कम होती है, तो दैट इज़ वाई इनकी एनर्जी होती है। और एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन, तो यहाँ भी एस पी डी और एफ का जो है वो ट्रेंड है कि किस तरीके से, ये मैंने वही बात, ओवरलैपिंग या पेनिट्रेशन एक ही बात है। तो डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द गिवन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल डिक्रीज इन द ऑर्डर, तो इस ऑर्डर से डिक्रीज हो रहा है। एन एस इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बाउंड दैन एन पी इलेक्ट्रॉन, तो विच इन टर्न मोर टाइटली बाउंड। तो यहाँ आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, वही बात पेनिट्रेशन वाला, और ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। वैसे स्फेरिकल है, यानी बिल्कुल गोल राउंड शेप है, तो इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनों पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी हाई होगी। तो ये वेरियस फैक्टर्स थे किस बेस पे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये फाइनल ट्रेंड अब आया इसमें, आयोनाइजेशन जनरली इंक्रीजेज फ्राम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एंड एटॉमिक साइज। यानी ये सारे टॉपिक की फाइनल समरी है। और डिपार्चर फ्राम दीज ट्रेंड्स कैन यूजुअली बी ट्रेस टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल। यानी ये वो एक्सेप्शन है जिसके बारे में बताया था। ये वो क्वेश्चन में चेक करें। इट रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव सच सक्सेस ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन व्हेन ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव्ड आयोनाइजेशन एनर्जी टेक्स अ क्वांटम लीप। इस बात का क्या मतलब है कि नेक्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इतनी हाई हो जाएगी कि एटम का स्टेबल रहना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम ही देखें, फर्स्ट आयोनाइजेशन है 495, सेकंड है 4562। इतने गैप का ये मतलब है कि इसके वैलेंस में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन था। सेकंड को लूज़ करने के लिए बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो ये सारा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की डिटेल है। तमाम एलिमेंट्स में आप चेक कर सकते हैं कि जब भी क्वांटम लीप का मतलब जब भी बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा एनर्जी में, तो समझ लें आप वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुके हैं और अब आप इनर शेल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। जी, ट्रेंड इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहता है एज वी गोज डाउन द ग्रुप लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे उनकी बात होने लगी है। तो फॉर एटम इन सेम ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इज एसेंशियली सेम बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जी, ये वो क्वेश्चंस हैं। यहाँ आप ज़रा ट्रेंड्स चेक करें। लिथियम के बाद ये जो आपको जिग जैग नज़र आ रहा है, जिग जैग मीन कहीं एनर्जी बढ़ रही है, कहीं कम हो रही है। ओवरऑल देखें तो लेफ़्ट से राइट बढ़ रही है, ठीक है। लिथियम देखें, नियॉन देखें, लिथियम की कम, नियॉन की ज़्यादा। सोडियम देखें, आर्गॉन देखें, सोडियम की
कम है, आर्गॉन की ज़्यादा है। लेकिन ये जो बीच में जिग जैग है ये क्यों आ रही हैं? तो यहाँ फैक्टर था हाफ फील्ड का और कम्प्लीटली फील्ड का। चेक करते हैं इसको। Generally, as one goes across a row, it gets harder to remove an electron as you go from left to right. Shielding effect, Z effect या shielding effect increase। और सेकंड अक्कर बिटवीन ग्रुप 5 और 6 है। ये अहम चीज़ है कि 5 और 6 में देखें, 5 पहले या 6 बाद में है, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? 5 की कम होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी 6 की ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ट्रेंड उल्टा है, 5 की ज़्यादा है, 6 की कम है। क्यों? क्योंकि 5 में फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो उसका जो पी सब शेल है वो हाफ फील्ड होगा। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा, उसका पी हाफ शेल भी नहीं, हाफ फील्ड भी नहीं है, कम्प्लीटली फील्ड भी नहीं है। तो क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो दैट इज़ वाई उसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा है। जी ये वो ट्रेंड्स हैं, चेक करें। कार्बन की तो ठीक है 1090 है, नाइट्रोजन की 14 है, यानी इंक्रीज़ हो रही है। अब ऑक्सीजन की देखें, इंक्रीज़ होनी चाहिए थी लेकिन डिक्रीज़ हो रही है। मैं थोड़ा मेंशन करूँ, ये वाली पोजीशन देखिए, लेफ़्ट से राइट मैंने बताया था इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन की देखें ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। और रीज़न मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। दैट इज़ वाई ये ट्रेंड डिफर आया। तो यही लिखा हुआ, एलिमेंट इन द लोअर लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल टेंड टू हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी देन दोज इन अपर राइट, और दीज आर एलिमेंट इन द एस ब्लॉक, पी, डी एंड एफ एटसेट्रा। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसके बारे में आपको बताया कि टोटल अपोजिट है, ट्रेंड 100% सेम, लेकिन है ये ट्रेंड डेफिनेशन में अपोजिट है। वहाँ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो सकती है जब आप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एक्सेट्रा। और इसमें एक बात और याद रखनी है कि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन देंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन और वो उस एनर्जी रिलीज़ हो रही है, प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक और डेल्टा ई का साइन होगा नेगेटिव। लेकिन वो यही क्वेश्चन, जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो एटम एनर्जी रिलीज़ नहीं करता, बल्कि उल्टी हमें एनर्जी भी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ता है। तो इसकी वजह क्या है? तो इसका फर्स्ट फैक्टर, दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि पहली दफ़ा जो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो न्यूट्रल एटम में किया, जब आप दूसरी दफ़ा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो नेगेटिव में करेंगे। तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड अप नहीं हो सकेगा, तो एनर्जी उसको चाहिए होगी उस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो दैट इज़ वाई जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो मूवमेंट पॉजिटिव साइन हो जाएगा और वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक के बजाय एंडोथर्मिक होगा। तो यही सेकंड में लिखा हुआ है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एलिमेंट कोई भी इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू इस मोनो नेगेटिव एनाइन टू फॉर्म डाई नेगेटिव एनाइन। यानी अगर एक नेगेटिव चार्ज है उसको दो नेगेटिव बनाना है, एक और ऐड करना है। एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू यूनि नेगेटिव आयन इज़ एंडोथर्मिक, यानी पहले एनर्जी रिलीज़ होगी, अब वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। और उसकी वजह बताइए रिपलियन, पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। दूसरा फैक्टर ये है कि इम्बैलेंस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब रेशियो बैलेंस नहीं होगी तो उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम आएगी। इसके फैक्टर्स देखें, तकरीबन सेम टू सेम है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उतनी ज़्यादा होगी। यानी जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि एटम का न्यूक्लियर ज़्यादा बुक है, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो जितना ज़्यादा भूखा होगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। साइज़ इन्वर्स है, सेम टू सेम आयोनाइजेशन जैसा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये इसका फैक्टर बनेगा। और इसके ट्रेंड्स देखें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरल इंक्रीज़, वही आयोनाइजेशन जैसा, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अंडर को जनरल डिक्रीज़, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वगैरह वगैरह वगैरह। जी यहाँ भी कुछ ट्रेंड्स होंगे कि ठीक है, लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ हो रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन कुछ एलिमेंट यहाँ भी ऐसे हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसका रीज़न भी लिख लिया। तो चेक करें, इन जनरल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकम मोर एक्सोथर्मिक एज यू गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब जब लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होती जाएगी। फर्स्ट टक्कर बिटवीन ग्रुप 1A एंड 2A, यानी ग्रुप 1A और 2A में क्या था चेंज देखें,
एडेड इलेक्ट्रॉन मस्ट गो इन p ऑर्बिटल नॉट s ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस फिर रिपल्शन फ्रॉम। यानी पहले दो में देखें इलेक्ट्रॉन s में ऐड हो रहा है, नेक्स्ट में p में ऐड हो रहा है, तो s न्यूक्लियस के क्लोज है, न्यूक्लियस की ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा एनर्जी है, और जो p है वो थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए जो एनर्जी है थोड़ी सी कम है। यानी -60 है, फिर ज़ीरो है, फिर -27 है, फिर -122 है, फिर ज़ीरो से ग्रेटर है, फिर इस तरीके से। तो यहाँ वो फैक्टर दो आ जाएंगे। एक फैक्टर आ जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन s में ऐड हो रहे थे फिर p में, और दूसरा हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड का आएगा जी। इसके बाद चेक करें मेन ग्रुप एलिमेंट s एंड p, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। s ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और s ब्लॉक एलिमेंट इज़ लाइकली टू बी रिएक्टिव। p ब्लॉक में देखें तो एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और इस तरीके से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो ये कुछ ट्रेंड्स थे आयोनाइजेशन एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रह जाता है, उसका भी 100% सेम ट्रेंड है। अब आप इसकी समरी इस तरह कर सकते हैं कि हमने 5 टॉपिक कवर किए: आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस और एक शील्डिंग इफेक्ट। एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट इन दोनों के सेम ट्रेंड है, लेफ़्ट से राइट डिक्रीज़, टॉप से बॉटम इंक्रीज़। और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनके ट्रेंड सेम है, ये लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ हो रही हैं और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही हैं। और जहाँ एक्सेप्शंस आए यानी इंक्रीज़ ना हो रही हो, वहाँ आपने फिर वो 7 फैक्टर्स देखने हैं कि किस बेस पे चेंजिंग आ रही है। चार्ज बेस पे चेंजिंग आ रही है, साइज़ बेस पे चेंजिंग आ रही है, हाफ फील्ड कम्प्लीटली फील्ड का कंसेप्ट है, या कौन सा कंसेप्ट है, उस बेस पे आप अपने क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ये आपका आज का लेक्चर था। तो डिस्कशन करेंगे कल, और जो भी किसी का क्वेश्चन होगा वो कवर कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।